नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ भी क्लियर ना था, ना जेएसएससी का ना जेपीएससी का। अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी तो आई है, तो उसी रिगार्डिंग कुछ बातें करते हैं। देखिए, चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि 7 महीने के अथक प्रयास के बाद कई लोगों ने, कई स्टूडेंट ने, बहुत लोग, कई बार मैं भी जा चुका था उस प्रोटेस्ट में, आंदोलन किया था। शुक्ला जी का भी बहुत ही बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टेंटली जो जेपीएससी के मुद्दे को है, उन्होंने जगाए रखा। बाकी कोई भी जब खड़ा नहीं हो रहा तो शुक्ला जी खड़ा रहे। उन्होंने मुंडन तक करवा लिया, अपना श्राद्ध तक मनाया। तो अकॉर्डिंग मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने किया है, तो उन्हें धन्यवाद रहेगा सबसे पहले। बाकी चलिए, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पे बात करके टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो आगे की बात करें तो चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं, तो अभी एक साथ 3-4 वैकेंसीज आपकी खुल गए हैं। जैसे सीडीपीओ का आपका एग्ज़ाम खुल गया है, जेपीएससी का आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट जो जेपीएससी, उसमें भी जो 300 के आसपास सीट है जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिला है, तो उसका भी वैकेंसी आपका आगे आ सकता है। ठीक है, तो अभी फोकस क्या रहेगा? अभी मेनली फोकस रहेगा 11 to 13 जेपीएससी, और जिनका कोई एग्ज़ाम नहीं है वो नेक्स्ट जेपीएससी के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दे। क्योंकि आपको पता है कि पास्ट जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार यहाँ प्रीलिम्स और मेंस बहुत ही स्पीड में होता है। आपको ना सोचने का टाइम मिलेगा, ना पढ़ने का टाइम मिलेगा, ना अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम मिलेगा। तो बेसिक सी बात यह है कि आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से अभी। ठीक है, टाइम आप इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ूंगा, तब ये करूंगा वो करूंगा। 14 जेपीएससी के एस्पिरेंट है, तो अब न्यूज़ मीडिया ये सब में कि कब वैकेंसी आएगा, कितना पोस्ट आएगा, ये सब देखना बेकार सी बातें हैं। आप पूरी तरह उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो मैं टाइम टू टाइम उसमें हेल्प करूंगा। और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से आपको गाइडेंस करूँ, इतना अधिक से अधिक मैं यूट्यूब पे ही कवर करा दूँ सिलेबस कि पीटी आपका आसानी से निकल जाए। ठीक है, हंसते खेलते पीटी निकल जाए आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, जो 11 जेपीएससी जिनका रिज़ल्ट अभी आने वाला है। तो देखिए, रिज़ल्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है 10-12 दिन में आएंगे, क्योंकि आने के बाद चीज़ों को समझने में, उसको देखने में, कैसे क्या रिज़ल्ट जारी करना है, क्या त्रुटियाँ कुछ थी तो थी कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कुछ टाइम लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट जैसा कि चेयरमैन मैडम ने कहा था कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस उसे पब्लिश करना है। अब देरी का मतलब यही हो सकता है, अगर देरी आप कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि पूरा रिज़ल्ट ही आपको फिर से चेंज करना होगा, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता है। ठीक है, जो बीच में आया था कि लैंग्वेज पेपर चेंज, रीचेकिंग होगा, तो ये सब अब होने वाला है नहीं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो चेयरमैन ने अपॉइंट हो गए, तो जो प्रीवियस रिजल्ट है एज इट इज़ वो छपेगा। आपका मैक्सिमम 10 से 12 दिन लग सकते हैं। उसके 10 दिन आप रख लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब तो अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। डिले तब होता है जब रिज़ल्ट कॉपी चेकिंग में कुछ प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे। अगर वो सच में होती वो सब चीज़ें, तो रिज़ल्ट आने में देरी हो सकती थी, क्योंकि अगर कॉपी रीचेकिंग कुछ बात होती तो किसी तरह का उस तरह का ना बात हुआ है, और ना मुझे लग रहा कि कॉपी रीचेकिंग का कोई सवाल आएगा आगे। ठीक है, तो आप अब बिना कुछ सोचे समझे आगे डायरेक्टली तैयारी में लग सकते हैं इंटरव्यू का। इंटरव्यू में कुछ चीज़ें आपको प्राइम फोकस करना होगा, जो मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में जो जो आपको डाउट है आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप रूम में एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, उस बीच में पूरा का पूरा चीज़ आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, गवर्न होना चाहिए। क्योंकि बंदा आपका जो बोर्ड है पूरा इंटरव्यू ले रहा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी चल रहा, तो उसी टाइम में आपको वो जज करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में आपने 10 नंबर 15 नंबर भी एक्स्ट्रा ला दिए तो अच्छा खासा आप रैंक इन्हांसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला चीज़ क्या होता है, आप जब घुसते हो ड्रेस। ठीक है, तो ड्रेसिंग सेंस आपको एकदम नॉर्मल रखना है। ठीक है, अगर लड़के हैं तो सेव करके जाएंगे, क्लीन सेव। ठीक है, बहुत लोग बियर्ड में आते हैं, तो बोर्ड में कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आता है, तो क्लीन सेव करके रखेंगे आप। ठीक है, एकदम डिसेंट वाइट शर्ट, एकदम लाइट कलर का शर्ट, वाइट लाइट या फिर ब्लू, कुछ भी, वाइट और ब्लू, ये 2 कलर आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, और ब्लेज़र कंफर्टेबल है तो पहनेंगे, नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं भी पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी में वैसे पहन सकते हैं आप, ब्लेज़र पहनना है, नॉट सो
मतलब उतना कंपलसरी नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। और अननेसेसरी ड्रेस हमेशा ऐसा आपको पहनना कि आपको लगे कि हाँ भाई ये एस्पिरेंट है, ये एक डिसेंट आदमी लग रहा है, एक बंदा लग रहा। ऐसा नहीं कि एक कार्टून टाइप का आप ड्रेस पहन लो, ठीक है, कि गर्दन तक यहाँ टाई इतना कर लिए कि गर्दन से आवाज़ ही ना निकल पा रही, हिल उल नहीं रहे। तो कपड़ा आप पहले सिला लेंगे अपना टाइम के अनुसार, ठीक है। कहीं टाइट फिटिंग ना हो कि आदमी को बैठने में ही, उठने में ही, जूता से लेके ए टू जेड सबसे पहला चीज़ है एंट्री में आपको कंफर्टेबल होना होगा। क्लॉथ ही कंफर्टेबल नहीं है तो आप कैसे कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। तो लड़के अपना फॉर्मल, जूता भी फॉर्मल रहेगा आपका पूरा ऊपर से नीचे, ए टू जेड फॉर्मल और डिसेंट दिखना चाहिए, ठीक है। अल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन शादी वाला उठा के अपना ड्रेस पहन के नहीं आ जाना है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। उसके बाद जैसे किन्हीं का रहता है ना कि जैसे ब्लेज़र बहुत पुराना हो रहा तो पेट इतना टाइट कर दिए, लग रहा है कि अंदर से हवा CO2 पास ही नहीं हो पा रहा, तो ब्लेज़र आप चेंज कर ले, ठीक है। अब ब्लेज़र खोल के नहीं जाएंगे आप, ब्लेज़र आप पहन के ही अंदर जाएंगे, बटन मतलब। कई लोग खोल के जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं लगता है, बैठने पे आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है आप खोल सकते हैं, लेकिन एंट्री आप पहन के ही करेंगे। टाई डिसेंट ले लेंगे, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं पहना था टाई, ठीक है। गर्ल्स अपने ड्रेसिंग सेंस में साड़ी या सूट यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाइट विथ ब्लू स्ट्रिप्स या फिर कोई भी लाइट कलर का स्ट्रिप्स, साड़ी या सूट जिसमें आप कंफर्टेबल है। कंफर्टेबिलिटी इज़ द मेन की, ठीक है। कलर मैंने ड्रेस का पहना, आप यही कलर आप यही यूज़ करोगे, डिसेंट ड्रेस होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि साड़ी पहन रहे हो बार बार ऐसे ऐसे आप साड़ी एडजस्ट कर रहे हो, या कोट पहन रहे हो तो कोट एडजस्ट कर रहे हो ऐसे ऐसे, समझे। अगर आपको उतना रहना चाहिए कैपेसिटी कि आप बिना हिले डुले डिसेंट वे में वहाँ बैठ सकें, ठीक है। चलिए आप आगे। जो चेयरमैन है उन्हें सबसे पहले विश करेंगे। अगर बोर्ड मेंबर में कोई लेडीज़ है तो उसके बाद लेडीज़ मेंबर को आप विश करेंगे, उसके बाद बाकी मेंबर्स को विश करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके टाइम के अनुसार। बैठने का इंतजार करेंगे आप। वो अगर आपको बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन, तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम करके जो भी आपको बैठ जाना है। बैठने टाइम ये ध्यान रखेंगे, कई बार हमारा आदत होता है कि हम कुर्सी ढकेल के, कुर्सी खींच के उसके बाद बैठते हैं, तो ये सब चीज़ आपको फॉलो नहीं करना है। उतना स्पेस ऑलरेडी आपके पास रहेगा कि आप कंफर्टेबली वहाँ जाके बैठ सकें, ठीक है। तो कुर्सी खींचने वाला ये सब टेंडेंसी आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर बार बार जो कुछ बेसिक हमारा चीज़ें होती है, जैसे हाथ वो करना, ऐसे करना, गर्दन ऐसे ऐसे करना, तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, मॉक देके जाएंगे कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब फिजिकली आपको वेल बींग दिखना होगा, ठीक है। सेव वेव आप अच्छा से कर लेंगे, बाल वाल भी जिनका सब अपना ड्रेसिंग कर लेंगे सही से, उसके बाद कंफर्टेबली आप बैठ जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही प्यार से आपको जवाब देना है, अटेंटिव सुनना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन अगर आपको नहीं सुना देता है तो कंफर्टेबली आप पूछेंगे सॉरी सर कैन यू प्लीज़ पार्डन, तो क्वेश्चन वो दोबारा बोलेंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो आपने मेंशन किया है मेंस के टाइम, वही लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपने हिंदी मेंशन किया है तो हिंदी में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंग्लिश मेंशन किया है तो इंग्लिश में लिया जाएगा। बाकी इंग्लिश में आप लेते हो लेकिन धीरे धीरे वह इंग्लिश बनता है, और इंग्लिश बनते बनते फिर कंफर्टेबल बन जाता है। लेकिन आप तभी हिंदी में जवाब दोगे जब उन्होंने आपसे पूछा है, ठीक है। बाकी वो पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल, तो आप कहोगे यस आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, जो भी आप बोल सकते हो, यस आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस अगर आपसे पूछा जाए। लेकिन जब तक नहीं बोला जाए तो आपने जो लैंग्वेज ऑप्ट किया है आप उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दोगे, ठीक है। बाकी अगर वो हिंदी में पूछते हैं तब उसका जवाब हिंदी में दे सकते हो, नो इशू। फिर धीरे धीरे आपका इंटरव्यू हिंदी में हो जाएगा 2 मिनट 3 मिनट बाद, ठीक है। शुरू का 2-3 मिनट तक डिसेंसी मेंटेन करते हैं वहाँ जो इंटरव्यू बोर्ड वाले और आप भी, उसके बाद तो खुल्लम खुल्ला सब चालू हो जाता है, क्योंकि आप शुरू में आपको कंफर्टेबल किया जाता है। कोई भी क्रांतिकारी टाइप का जवाब नहीं देना है कि मैं आऊँगा सिस्टम में तो आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, समाज का कल्याण कर दूंगा, समाज का भला कर दूंगा। प्रैक्टिकल बातें करना है, हमेशा इस चीज़ पे स्टिक करना है कि मैं अगर सर्विस में आया तो सिस्टम पे काम करूंगा, सिस्टम पे काम करूंगा, सिस्टम को सुधारूंगा, सिस्टम को पढ़ूंगा, सिस्टम को समझूंगा, सिस्टम अपने प्रारूप में ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है या नहीं चल रहा उसे देखूंगा। अगर वो सही तरीके से चल रहा है तो उसे स्ट्रेंथन करूंगा, अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहा तो उसे बदलूंगा या फिर उसे लाइन मतलब लाइट में लाऊंगा। क्योंकि मैं आज रहूंगा कल नहीं रहूंगा, लेकिन सिस्टम आज भी रहेगी, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। इसलिए मेरा काम होगा सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट करना, नॉट पर्सनल हीरो। मुझे सिंघम टाइप का नहीं बनना है, ठीक है। आपका जवाब उस तरह होना चाहिए। बाकी जॉब जो कर रहे हैं जॉब के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। जॉब से आपका 50% टाइम आपका इंटरव्यू जॉब के अराउंड ही घूमते रहेगा।
ठीक है, जो झारखंड जॉब में है वो अपने जॉब रिलेटेड सारे चीज़ करेंगे। ओके, पर्सनल जवाब आपको नहीं देखना है, प्रोफेशनल और डिप्लोमेटिक जवाब हर जगह देना है। कुछ चीज़ें आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। हॉबी के बारे में, आपका हॉबी क्या है, ठीक है। हॉबी नहीं है तो ज़बरदस्ती का हॉबी चुराना नहीं है, जो चीज़ कंफर्टेबल है वही हॉबी बोलना है, ठीक है। वरना एज़ सच बहुत स्ट्रेस दिया जाए कि हॉबी क्या है, तो एज़ सच मेरा कुछ हॉबी वैसा नहीं है, बाकी मैं खाली टाइम में वो करना पसंद करता हूँ। जो चीज़ आप करना पसंद करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, क्योंकि हॉबी सबसे ज़्यादा टारगेटेड चीज़ होता है इंटरव्यू में, ठीक है। झारखंड से रिलेटेड जितने करंट इशू है वो आप पढ़ लेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू पढ़ लेंगे। लैंग्वेज पेपर में, लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है आपने अगर खोटा लिया है, खोटा क्यों लिया है, खोटा को क्या द्वितीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या आप खोटा को अपने डेली लाइफ में लाते हैं, क्या खोटा आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपका हेल्प कर पाएगा। खोटा से रिलेटेड कुछ साहित्यकार, कुछ पोएम, कुछ कविताएं, अपना इंट्रोडक्शन खोटा में दीजिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज से आपके पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार रखेंगे, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूँगा, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बाकी आपने जो भी सब्जेक्ट किया है, एमए किया है, एमबीए किया है, एमएससी किया है, पीजी किया है, जो भी किया है, तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उससे आपसे सवाल आ सकता है और उसको लिंक करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने ये किया, फिर आप यहाँ क्यों यहाँ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंजीनियरिंग वालों से कि आप अपने इंजीनियरिंग को यहाँ कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, तो आप बता सकते हैं सर, देख सकते हैं आप जामताड़ा वाला केस या साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ठगी, आरोपी, आजकल जितने भी 40% 30% इतने क्राइम है, आप रेशियो निकाल लेंगे ना पेपर से कि 30% जो क्राइम हो रहे टोटल क्राइम में, जितना फंड डाइवर्सन हो रहा, फिशिंग हो रही है ऑनलाइन, ये सब जो लोगों को फंसाना होता है, पैसे निकालना, वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं टेक्नोक्रेट हूँ, तो टेक्निकली मैं बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हूँ। मैं चीज़ों को आसानी से समझ सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस तरह आपको अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। बार्गेनिंग नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना है कभी डिबेट पे, इट कैन बी फटाल, ठीक है। जैसे उन्होंने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया, तो उस पर अगर उन्होंने एक दो बार ऑब्जेक्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा उस पर फिर डिबेट नहीं करना है, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल व्यू कभी प्रेजेंट नहीं करना है, कभी उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप जेएमएम का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो, बीजेपी का आदमी हो, आप एक आम आदमी हो, डिप्लोमेटिक आदमी हो। आपको हमेशा पूरे आंसर को आपको बात करना है पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी की बात करना है, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट की, हाँ, कि पॉलिटिकल थॉट के अनुसार कैसा पॉलिटिक्स होना चाहिए देश में, डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, हाँ, फ्रीडम, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है और कैसा होना चाहिए, उन सब चीज़ों पे आपको बात करना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अलाइन नहीं होना है, ठीक है। बाकी एक न्यूट्रल मैन की तरह, आम आदमी की तरह आपको इंटरव्यू देना है। बाकी देखिए रिजल्ट में जिनका नाम आता है वो आगे बढ़ेंगे, और जिनका नाम नहीं आता है वो तैयारी करेंगे नेक्स्ट जेपीएससी की, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रख के अभी इतना वर्कआउट कर सकते हैं फ़िलहाल, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और टाइम टू टाइम आपको सारे डाउट उस पे क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।